तो आज हम उतरने वाले हैं प्लेटो की दुनिया में। हम सिर्फ उनके विचारों को नहीं देखेंगे, बल्कि हम परत दर परत खोलेंगे उनके आदर्श समाज के पूरे ब्लूप्रिंट को, उसके तर्क, उसकी बनावट और उसकी आत्मा को समझेंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर मौका मिले बिल्कुल स्क्रैच से यानी शून्य से एक परफेक्ट समाज बनाने का, तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? ये कोई आज का सवाल नहीं है। प्लेटो ने अपनी मशहूर किताब रिपब्लिक में इसी ग्रैंड थॉट एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया था। तो चलिए इस मास्टर ब्लूप्रिंट के सबसे बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि प्लेटो का ये शहर असल में जमीन पर नहीं, बल्कि बादलों में बसा एक शहर था। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि प्लेटो का मकसद किसी असली शहर का नक्शा बनाना बिल्कुल नहीं था। उनका शहर तो शब्दों से बना एक शहर था, एक परफेक्ट आइडियल। मतलब एक ऐसा पैमाना, एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाना जिसके सामने रखकर हम असल दुनिया के शहरों की कमियों को देख सकें, उन्हें परख सकें। और यहीं पर प्लेटो का सबसे अहम, सबसे दिलचस्प आइडिया सामने आता है। वो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी राज्य उसमें रहने वाले लोगों के कैरेक्टर का ही एक बड़ा रूप होता है, एक तरह का बड़ा रिफ्लेक्शन। तो अगर हमें राज्य को समझना है, तो पहले हमें इंसान की आत्मा, उसके मन को समझना होगा। प्लेटो ने खुद इसे बड़े खूबसूरत तरीके से कहा है कि राज्य पेड़ों या चट्टानों से पैदा नहीं होते, बल्कि उनमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से पैदा होते हैं। बात बहुत सीधी है। एक अच्छा राज्य सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों से ही बन सकता है। तो चलिए अब इस वैचारिक राज्य का निर्माण शुरू किया जाए, एक एक करके, लेयर बाय लेयर। देखते हैं कि ये सोशल पिरामिड बनता कैसे है। किसी भी समाज की शुरुआत होती है सबसे बेसिक चीज से, यानी जरूरतों से। प्लेटो कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, और इसी जरूरत से जन्म होता है श्रम विभाजन का, और यहीं से बनता है समाज का पहला वर्ग, प्रोड्यूसर क्लास, यानी उत्पादक वर्ग। इनका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है एपेटाइट या तृष्णा, मतलब चीजों को पाने की इच्छा। ठीक है, तो अब शहर बस गया है, उत्पादक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ता है, उसकी जमीन, उसके संसाधन बढ़ते हैं, तो पड़ोसियों से टकराव होना तो तय है। यहीं से जरूरत पैदा होती है रक्षा की, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए बनता है एक स्पेशल क्लास, सोल्जर क्लास, यानी सैनिक वर्ग। इनका मुख्य गुण है स्पिरिट, यानी साहस, हिम्मत, सम्मान की भावना। प्लेटो इन्हें चौकीदार कुत्ते भी कहते हैं, जो अपने लोगों के लिए नरम और दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। अब देखिए, हमारे पास उत्पादक हैं और शक्तिशाली सैनिक भी हैं, लेकिन सिर्फ ताकत बिना सही दिशा के, बिना बुद्धि के, तो बहुत खतरनाक हो सकती है ना? इसीलिए सैनिक वर्ग में से ही जो सबसे बुद्धिमान, सबसे विवेकशील लोग होते हैं, उन्हें चुना जाता है शासक बनने के लिए। ये है पिरामिड का शिखर, फिलोसोफर रूलर्स या दार्शनिक शासक। और इनका प्रमुख गुण है रीजन, यानी विवेक, तर्क, जो बाकी दोनों वर्गों को सही रास्ता दिखाता है। तो ये है प्लेटो के आदर्श राज्य की पूरी बनावट, इसका पूरा आर्किटेक्चर। सबसे ऊपर रूलर्स, जो विवेक से शासन करते हैं, बीच में सोल्जर्स, जो साहस से रक्षा करते हैं, और सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स, जो अपनी तृष्णा से समाज का पेट भरते हैं। अच्छा, ये पिरामिड तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सा सीमेंट है जो इन तीनों परतों को आपस में जोड़े रखता है, इसे बिखरने से क्या रोकता है? प्लेटो के लिए इसका जवाब एक शब्द में है, न्याय। लेकिन ठहरिए, प्लेटो का न्याय का मतलब वो नहीं है जो हम आज समझते हैं। उनके लिए न्याय का मतलब है नॉन इंटरफेरेंस, यानी हस्तक्षेप न करना। इसका सीधा सा मतलब है कि हर वर्ग सिर्फ और सिर्फ अपना काम करे और किसी दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। यही है राज्य की असली ताकत, उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। जब मोची सिर्फ जूते बनाने का काम करे और शासक सिर्फ शासन करने का, तभी राज्य में न्याय होता है। यही स्पेशलाइजेशन राज्य को एकजुट रखता है और हर किसी को अपने काम में महारत हासिल करने का मौका देता है। ठीक है, तो न्याय इस इमारत को जोड़े रखता है, लेकिन इस इमारत को सहारा देने वाले दो मजबूत खंभे भी हैं। चलिए
अब उन दो पिलर्स को देखते हैं जो शासक वर्ग को सपोर्ट करते हैं और राज्य को स्थिर रखते हैं। तो ये दो स्तंभ है। पहला, एक बहुत ही कठोर शिक्षा प्रणाली जो सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि आत्मा को सही आकार देती है, और दूसरा, शासकों को हर तरह के सांसारिक लालच से दूर रखना। तो एक तरफ शिक्षा उनके चरित्र को मजबूत करती है और दूसरी तरफ निजी संपत्ति और परिवार जैसी चीजों को उनसे दूर रखकर भ्रष्टाचार की जड़ ही काट दी जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। प्लेटो का ये जो साम्यवाद है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी और परिवार न रखने का नियम, ये सिर्फ और सिर्फ गार्डियन क्लास यानी शासक और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है। क्यों? क्योंकि प्लेटो का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक दौलत कभी भी एक ही इंसान के हाथ में ना आए। उनका मानना था कि एक अमीर शासक जालिम बन जाता है, जबकि एक गरीब शासक ही सही मायनों में राज्य का सेवक हो सकता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के फाइनल पीस पर, इसके सबसे ऊपरी पत्थर पर, जो इस पूरी इमारत को मुकम्मल करता है, द फिलोसोफर किंग। तो सत्ता की बागडोर आखिरकार दार्शनिक राजा को सौंपी जाती है। ये कोई आम राजा नहीं है, ये एक ऐसा शासक है जिसके पास जबरदस्त आत्मनियंत्रण है, बेपनाह ज्ञान है। वो तर्क और सच से प्यार करता है और उसे दुनिया की दौलत या शोहरत का कोई मोह नहीं है। वो शासन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पावर चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। और यहाँ आता है प्लेटो का सबसे विवादास्पद आइडिया। वो दार्शनिक राजा को लिखे हुए कानूनों से ऊपर रखते हैं। उसकी शक्ति एब्सोल्यूट है। क्यों? प्लेटो का तर्क है कि जब कोई जहाज भयानक तूफान में फंसा हो तो उसे नियमों की किताब की जरूरत नहीं होती, उसे एक माहिर कप्तान के अनुभव और ज्ञान की जरूरत होती है। दार्शनिक राजा ही वो परफेक्ट पायलट है जो राज्य के जहाज को किसी भी तूफान से निकाल सकता है। और जब ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं, न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक राजा, तो एक निर्मित सामंजस्य बनता है, एक परफेक्ट हार्मनी। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर चीज, हर व्यक्ति अपनी सही जगह पर है और सब मिलकर एक आदर्श, एक परफेक्ट समाज का निर्माण करते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, क्या एक ऐसा समाज जहां हर किसी के लिए एक परफेक्ट जगह तय है, लेकिन उस जगह को चुनने की आज़ादी किसी के पास नहीं है, क्या वो सच में एक आदर्श समाज कहला सकता है? यही प्लेटो के रिपब्लिक का सबसे बड़ा तनाव है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आज हजारों साल बाद भी उतना ही मौजूद है।